हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉटनी द बर्निंग डिज़ायर चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेल बायोलॉजी के रिमेनिंग पोर्शन की। लास्ट वीडियो मैंने हाफ ऑफ द पोर्शन काइंड ऑफ कवर करा था एंड इससे पहले सेल ऑर्गेनल्स के बारे में हम बात करें इससे पहले एक छोटा टॉपिक है एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। दैट इज़ नॉट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको अगर यू कैन स्किप इट। अगर आपको पढ़ना भी है तो यू कैन रेफर एनी पाथफाइंडर बुक और ये पीडीएफ आपको नोट्स का मैं दे दूंगा तो आपको समझ आ जाएगा, उसका लैंग्वेज इजी है। ठीक है, तो अगर हम राइबोसोम की बात करें सेल ऑर्गेनल्स में, सबसे पहले हम राइबोसोम की बात करेंगे। राइबोसोम इट वाज डिस्कवर्ड बाय पैलेडे एंड आई थिंक ये एनसीईआरटी की लाइन है, तो सीयूटीपीजी में बहुत बार ऐसा होता है कि एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो वो देख लेना आप लोग। एंड इट कैन बी सेपरेटेड बाय अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। यही याद रखना, इट इज़ सेपरेटेड बाय अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। ये आपको आगे मैं इसी पेज पे काम आएगा। एंड स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल कौन सा है? राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम होते क्या है? राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स होते हैं, विच मीन्स दे कंटेन राइबो, मतलब दे कंटेन आरएनए ऑल्सो। ठीक है, तो अगर हम बात करें डिफरेंस की इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक राइबोसोम्स, तो ओवरऑल साइज इज 70s इन प्रोकैरियोट्स, इन यूकैरियोट्स इट इज़ 80s। 30s का स्मॉल सब यूनिट है प्रोकैरियोट्स में, 40s में यूकैरियोट्स में, और ये लार्ज सब यूनिट इज़ 50 एंड दिस इज़ 60 यूकैरियोट्स में। तो आपका बेसिक सा है। एक चीज़ याद रखना, आरएनए जो है 16S इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्रोकैरियोट्स, और इसके बेसिस पे आरएनए सीक्वेंसिंग जो होती है प्रोकैरियोट्स को क्लासीफाई करते हैं, वो भी 16S आरएनए के बेसिस पे करा जाता है। एंड इन यूकैरियोट्स इट हैज़ 18S। एस क्या है अब यहाँ पे? एस इज स्वेडबर्ग्स यूनिट। ठीक है, एस स्टैंड्स फॉर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। ठीक है, ये जो आपका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है, इट इज़ रेशियो ऑफ वेलोसिटी टू सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। कब? जब हम अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू इसको सेपरेट करते हैं। एंड इट हैज़ यूनिट्स ऑफ सेकेंड। A sedimentation coefficient of 1 × 10⁻⁻13 seconds is called Swedberg's। ठीक है, याद रखना है। एंड ये जो आपको मैंने बताया कि स्मॉल सब यूनिट एंड लार्ज सब यूनिट के बारे में, दीज टू, इन दोनों की असेंबली के लिए क्या चाहिए होता है? एक कौन सा मेटल आयन चाहिए? तो इट इज़ मैग्नीशियम। ठीक है, कौन आपसे पूछ सकते हैं, तो याद रखना सब यूनिट्स की जो असेंबली है उसके लिए मैग्नीशियम चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसके बाद अगर हम 80S की बात करें, विच मीन्स यूकैरियोट्स की बात करें, तो 4 डिफरेंट टाइप के आरएनएस हैं, 18S, 28S, 5.8S एंड 5S। दिस योर आरएनए, ठीक है, ये आपका जो भी है राइबोसोम्स के अलग अलग यूनिट्स, ये कौन सिंथेसाइज करता है, ट्रांसक्राइब करता है? इट इज़ ट्रांसक्राइब्ड बाय आरएनए पॉलीमरेज 1। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि लास्ट ईयर पूछा गया था। आरएनए पॉलीमरेज 1 आपको पता होगा, 2 पता होगा, ठीक है, और 3 पता होगा। 3 से याद रखना T, अगर 3 है मतलब T आता है सबसे पहले, तो T आरएनए। ठीक है, it is used for transcribing tRNA. 2 is used for your mRNA. ठीक है, और 1 याद रखना कि राइबोसोम्स आर एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट, सो 1 इज यूज्ड फॉर राइबोसोम्स, क्योंकि उसका बहुत प्राइमरी फंक्शन है। सो इट इज़ यूज्ड फॉर आरएनए। तो अलग अलग 3 टाइप के आरएनए आपने पढ़े होंगे। एंड फर्स्ट जो आपका आरएनए पॉलीमरेज 1 है, इट कोड्स फॉर आरएनए, और आपका सेकेंड जो है आरएनए पॉलीमरेज 2, इट इज़ फॉर mRNA, एंड 3 इज़ फॉर योर T से याद रखना tRNA। अगर आपको एक याद हो गया कोई, तो आपको अपने आप ही बाकी याद हो जाएंगे। उसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें, तो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट जो होता है आपका, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी। इसमें मेन जो चीज़ है वो याद रखने वाली, वो यही याद रखना कि जो आपका ह्यूमन है, हम है मतलब, उसमें अगर क्रोमोसोम्स 13, 14, 15 और 21 एंड 22 यहाँ पे होते हैं जीन के क्लस्टर्स, जहाँ पे एक रीजन होता है जिसको बोला जाता है न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। ठीक है, और जो आपका यहाँ पे हमने अलग अलग सब यूनिट की बात करी ना, ये जो आपका अलग अलग सब यूनिट्स हैं, ये 18S था, ठीक है, एक 28S था और 5.8 था और एक 5 था। यहाँ पे सिर्फ मैंने 3 की बात की, आप देखेंगे तो
मैंने बोला कि ये तीनों को ट्रांसक्राइब करता है आरएनए पॉलीमरेज 1, तो अब आपका 5s बचता है। तो 5s को याद रखना, इट इज़ ट्रांसक्राइब्ड बाय आरएनए पॉलीमरेज 3, ये इसका एक यूनिक है। 5s इज ट्रांसक्राइब्ड बाय आरएनए पॉलीमरेज 3 एंड इट इज़ ऑल्सो लोकेटेड नॉट ऑन दीज 13, 14, 15, 21, 22, इन पे कोई नहीं है, लेकिन इट इज़ प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 1। ठीक है, तो याद रखना 5s इज डिफरेंट बाकियों से थोड़ा, तो इट इज़ ऑन क्रोमोसोम नंबर 1 एंड इट इज़ ट्रांसक्राइब्ड बाय आरएनए पॉलीमरेज 3। ठीक है, अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया का देखोगे तो इट इज़ 55s, ये याद रखना कि किस में होता है। इसके बाद है यूकैरियोटिक राइबोसोम्स। 2 टाइप के होते हैं, साइटोसोलिक और ऑर्गेनुलर। ये ATS टाइप के होते हैं, और ऑर्गेनुलर मतलब माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट का। माइटोकॉन्ड्रिया मैंने आपको अभी बता दिया 55s एंड क्लोरोप्लास्ट आपका होता है 70s। ठीक है, इसलिए जब आप एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी पढ़ते हो तो वहाँ पे आपको क्या एक प्रूफ ऑफ मिलता है कि क्लोरोप्लास्ट हैज 70s राइबोसोम्स विच रिजेंबल विद 70s, जिससे हमें ये पता चलता है कि क्लोरोप्लास्ट डेफिनेटली किसी प्रोकैरियोट में से ही इवॉल्व हुआ है। ठीक है, किसी एनगल्फ होने की वजह से। और माइटोकॉन्ड्रिया भी डिफरेंट है, यूकैरियोट्स में तो 80 होना चाहिए, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में 55 है, तो उस हिसाब से आप इसको सेपरेट करते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें, इसमें इम्पॉर्टेंट तो जितना था मैंने आपको बता दिया राइबोसोम्स के बारे में मेन। अब आप प्रोटीन टारगेटिंग की बात करो तो सिंथेसिस जो होती है प्रोटीन्स की अकर्स इन ATS राइबोसोम्स प्रेजेंट इन साइटोसोल। ठीक है, आपकी जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो कहाँ पे होती है? राइबोसोम्स में, जो साइटोसोल के अंदर प्रेजेंट है। तो एक्सेप्ट फॉर फ्यू, कुछ की कहाँ पे होगी, दैट आर सिंथेसाइज्ड ऑन 70s राइबोसोम्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। 70 जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में तो आपका 55 ही होता है, वो मैंने स्पेसिफिक नहीं लिखा है यहाँ पे, बट वो आप याद रखना। ठीक है, उसके बाद अलग अलग सॉर्टिंग सिग्नल्स होते हैं जिसमें हेल्प करते हैं। अगर प्रोटीन के अंदर सॉर्टिंग सिग्नल्स होंगे तो प्रोटीन्स जो हैं वो क्या करते हैं, सिग्नल पेप्टाइड की तरह काम करते हैं। मतलब कि वो जब इन सॉर्टिंग सिग्नल्स की वजह से क्या होगा, प्रोटीन फोल्डिंग, अलग अलग जो प्रोटीन के बाद बनने के बाद उसमें चेंजेस होंगे प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, वो सारे इस वजह से होंगे। अभी मैं आपको आगे वो अच्छे से बताऊंगा, वेट। अगर हम बात करें इसके बाद प्रोटीन ट्रांसलोकेशन की, इसमें जो आपका इंपॉर्टेंट है मैं सिर्फ उसी की बात करूंगा बिकॉज योर एग्जाम इज़ इन 3-4 days आई गेस। अगर हम बात करें कार्गो की, कई बार टर्म्स पता होने चाहिए। व्हाट इज़ कार्गो? कार्गो इज़ योर ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स जो कंटिन्यूसली बर्ड ऑफ होते हैं एक मेम्ब्रेन से। सपोज आपका कोई मेम्ब्रेन है, उसमें से एक ट्रांसपोर्ट वेसिकल निकला और दूसरे के साथ जाके फ्यूज़ कर दिया, और फ्यूज़ करने के बाद उसके अंदर क्या होगा, मेम्ब्रेन कंपोनेंट्स होंगे, सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होंगे, उसको कार्गो कहते हैं। ठीक है, बेसिकली इज अ वेसिकल जो एक मेम्ब्रेन से दूसरी के पास जा रहा है कुछ कंटेंट लेके। उसके बाद हम बात करें प्रोटीन सिंथेसिस की, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो किससे होता है? राइबोसोम्स के ऊपर। ठीक है, ये ट्रांसलोकेट कैसे होते हैं? को ट्रांसलेशनली। ये अभी 1 मिनट इसके बाद आएगा। ठीक है, अगर इसके बाद हम सेकेंड ऑर्गेनल की बात करें तो इट इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इट इज़ द लार्जेस्ट सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट। ऐसा कहीं नहीं बोला है मैंने कि इट इज़ द लार्जेस्ट, इट इज़ लार्जेस्ट सिंगल मेम्ब्रेन। याद रखना ये चीज़ें। ठीक है, लार्जेस्ट सिंगल मेम्ब्रेन। लार्जेस्ट आपका कौन सा होगा वो आपको अगले थोड़े से पेजेस के बाद पता चल जाएगा। It is differentiated into RER and SCR. RER is your rough endoplasmic, SCR is your smooth endoplasmic. अगर हम रीजन्स की बात करें ER के, जहाँ पे कई बार राइबोसोम्स नहीं होते, मतलब राइबोसोम्स नहीं होते, तो उसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांजिशनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आपसे कई बार ऐसा पूछ लिया क्वेश्चन में कि बताओ इनमें से कौन सा है जो लिपिड सिंथेसिस करता है, एंड ऑप्शन में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं दिया है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। ट्रांजिशनल भी दिया है तो मार्क दैट ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें जब सेल्स को डिसरप्ट करती है होमोजेनाइजेशन, तो ER जो है वो ब्रेक करता है फ्रेगमेंट्स में और रीसील होता है इनटू स्मॉल वेसिकल्स जिनको माइक्रोसोम्स बोला जाता है। ठीक है, माइक्रोसोम्स अगर RER में से डिराइव्ड हैं देन दे आर कॉल्ड रफ माइक्रोसोम, एंड माइक्रोसोम्स जिनमें राइबोसोम्स नहीं होते दे आर कॉल्ड स्मूथ माइक्रोसोम्स।
ER जो है वो मेम्ब्रेनस नेटवर्क है। इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं और यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा, मैंने भी कट किया है पहले क्रिस लिख के, ठीक है। सिस्टर्नी याद रखना है, ये किसका फीचर है, ER का, ठीक है। सिस्टर्नी इज अ फीचर ऑफ ER एंड क्रिस्टे इज अ फीचर ऑफ योर माइटोकॉन्ड्रिया। ये बहुत बेसिक चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा, बट कई बार कंफ्यूजन हो जाती है एग्जाम में। तो आप ऐसे याद रख लेना कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ लॉन्गर नेम, सो इट हैज सिस्टर्नी, व्हाइल क्रिस्टे क्या है, इट इज़ प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, याद रखना ऐसे। अगर हम बात करें ये होते क्या है, तो ये इन्वेजिनेशंस टाइप के होते हैं इन दोनों ही स्ट्रक्चर्स के अंदर। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में आपको दिखते हैं अलग अलग इन्वेजिनेशंस, तो उनको क्रिस्टे बोलते हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिस्टर्नी सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, प्रोटीन सिंथेसिस होता है राइबोसोम्स के ऊपर, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये एंटर करते हैं ल्यूमन के अंदर और मेम्ब्रेन के अंदर, किस प्रोसेस से, दे को ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन। को ट्रांसलेशनल मतलब दोनों तरफ को हो रहा है। उसके बाद अगर एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन की बात करें तो अटैचमेंट होता है इसमें शुगर मॉलिक्यूल का, ये इंपॉर्टेंट है, शुगर मॉलिक्यूल टू अ नाइट्रोजन एटम इन अमीनो एसिड, ठीक है। एक अमीनो एसिड में जो नाइट्रोजन एटम होगा उस पर शुगर लगती है, तो उसको ग्लाइकोसाइलेशन प्रोसेस में ये होता है। होती कहाँ पे, ये साइटोसॉलिक साइड पे होती है। इसको फ्लिप करता है फ्लिपेस एंजाइम, फ्लिपेस करके, ठीक है, और ये ल्यूमिनल साइड पे इसको भेज देता है। फर्स्ट शुगर जो होती है N-acetyl glucosamine is N-acetyl glucosamine is linked to dolichol and enzyme involved in this is oligosaccharide transferase। अब शुगर ग्रुप है ना, अटैच कराना है, तो आपको कौन सी एंजाइम चाहिए, ओलिगोसैकेराइड ट्रांसफरेज। अब एक इसको आपसे पूछ ले कि इस पाथवे का फर्स्ट स्टेप, मतलब इस अटैचमेंट ऑफ शुगर को इनहिबिट कौन करेगा और सिंथेसिस ऑफ ओलिगोसैकेराइड इसको इनहिबिट करने के लिए कौन सा है, तो इट इज़ ट्यूनिकामाइसिन। इससे मुझे याद आया एक इम्पॉर्टेंट चीज़, प्यूरोमाइसिन याद रखना, ये पूछा जा सकता है। मैंने किसी अभी रिसेंट एंट्रेंस के क्वेश्चन पेपर में कोई तो पूछ रहा था, आई थिंक ग्रुप पे या कहीं पे, प्यूरोमाइसिन। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा एंटीबायोटिक है विच ब्लॉक्स ट्रांसलेशन और प्रोटीन सिंथेसिस इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो ये याद रखना कि इट इज़ प्यूरोमाइसिन, ठीक है, प्यूरोमाइसिन। ये आई थिंक अभी एक कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम था उसमें पूछा गया था ऑफ पीजी स्टूडेंट्स। अगर इसकी बात करूँ मैं मैकेनिज्म ऑफ इसकी इंटरैक्शन की, तो इट बाइंड्स टू राइबोसोम एंड ये क्या करता है, प्रीमेच्योर चेन टर्मिनेशन करता है, और ये दोनों में करता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक में करेगा। एंड प्यूरोमाइसिन का स्ट्रक्चर रिजेंबल करता है 3' एंड के साथ टीआरएनए के, ये आप नोट कर लेना कहीं पे। उसके बाद शुगर मॉलिक्यूल्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं ओलिगोसैकेराइड सिंथेसिस में। इसका फंक्शन क्या है ग्लाइकोसाइलेशन का, देखो प्रोटीन्स को लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन की ज़रूरत क्या है, ये क्या करता है ताकि वो फोल्ड हो सके प्रॉपरली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और कन्फर करता है स्टेबिलिटी, ठीक है। स्टेबिलिटी का मतलब है कि अगर प्रोटीएसेस वहाँ पे आई तो वो प्रोटीन को डिग्रेड ना कर पाए, उससे रेजिस्टेंस रहे। उसके बाद है प्रोटीन फोल्डिंग। प्रोटीन फोल्डिंग इज असिस्टेड बाय चैपरॉन्स, ठीक है। चैपरॉन्स क्या कराते हैं, प्रोटीन फोल्डिंग कराते हैं और प्रिवेंट करते हैं सेगमेंट्स ऑफ नेसेंट चेन को मिसफोल्ड होने से। इंपॉर्टेंट चैपरॉन क्या है, बीआईपी इज योर बाइंडिंग इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन। ये क्या करता है, जो न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन होती है उसके साथ बाइंड करता है और ट्रांसलोकेट करता है उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और उनको अनफोल्डेड स्टेट में रखता है, ठीक है। उसके बाद आपके दो इंपॉर्टेंट चैपेरॉन्स आते हैं, कैलनेक्सिन एंड कैलरेटिकुलिन। ये कैलनेक्सिन क्या करेगा, ये कहाँ पे होता है, ER मेम्ब्रेन के ऊपर होता है, और रेटिकुलिन होता है आपका ल्यूमेन में, ठीक है। कैलनेक्सिन आपका ऊपर होगा मेम्ब्रेन के और ये आपका ल्यूमेन में होगा, कैलरेटिकुलिन अंदर होगा। प्रिवेंट करता है प्रीमेच्योर एंड इनकरेक्ट फोल्डिंग ऑफ सेगमेंट। तो आपसे पूछा जा सकता है विच टू इम्पॉर्टेंट चैपेरॉन्स आर इन्वॉल्व्ड इन प्रिवेंटिंग प्रीमेच्योर इनकरेक्ट फोल्डिंग ऑफ सेगमेंट्स ऑफ अ न्यूली मेड प्रोटीन, तो वो कौन से होंगे, कैलनेक्सिन एंड कैलरेटिकुलिन, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें ग्लूकोसाइड ट्रांसफरेज, ये एंजाइम क्या करती है, ट्रांसफर करती है एक न्यू ग्लूकोज टू एन लिंक्ड ओलिगोसैकेराइड,
जो आपका अनलिंक्ड ओलिगोसेकेराइड है, मैंने बताया कि अमीनो एसिड के साथ जाके आपका शुगर ट्रांसफ़र होगा, अटैच होगा, उस पे जो अनलिंक्ड ओलिगोसेकेराइड है अब उसको नया ग्लूकोज ट्रांसफ़र करती है, वो है ग्लूकोसाइल ट्रांसफरेज। ठीक है, इससे प्रोटीन की एफिनिटी क्या होती है, जो है वो रिन्यू होती है इनके लिए और रिटेन करती है ER में। ठीक है, अब डाइसल्फाइड बॉन्ड, प्रोटीन्स के अंदर कौन से बॉन्ड होते हैं, डाइसल्फाइड। ठीक है, तो ये साइटोसोल में नहीं बनता, क्यों, क्योंकि साइटोसोल का एनवायरनमेंट रिड्यूसिंग होता है, जिसकी वजह से आपका SS जो है वो स्टेट नहीं रहता, आपका SH स्टेट होता है, रिड्यूस्ड स्टेट में आ जाते हैं सिस्टीन रेजिड्यूज। अगर ये किससे फैसिलिटेट होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड कौन बनाता है, इट इज़ मेड बाय PDI। PDI मतलब प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमरेज। ठीक है, तो याद रखना। बैक्टीरियल सेल्स में आपसे पूछ लें तो डाइसल्फाइड बॉन्ड कहाँ बनेगा, तो ये बनेगा पेरीप्लाज्मिक सरफेस स्पेस में। ठीक है, इसके बाद साइटोसोलिक प्रोटीन्स एंड ऑर्गेनल प्रोटीन सिंथेसाइज फ्री राइबोसोम लैक डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। साइटोसोल में जो प्रोटीन सिंथेसिस होगी उनमें डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे आप याद रखना, क्योंकि उसके अंदर आपका क्या है, क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग स्टेट में होता है, तो SH स्टेट में आ जाता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ का रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट है। उसके बाद आपका सिंथेसिस हो जाएगा मेम्ब्रेन लिपिड्स का। दिस इज़ नॉट सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। स्क्रैम्बल इसके बारे में आपको बता चुका हूँ, ये फॉस्फोलिपिड्स के बारे में बता चुका हूँ। इसके बाद डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन में आपका इंपॉर्टेंट क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट इज़ प्रेजेंट इन हेपेटिक सेल्स, जो मेजर साइट है रिमूवल ऑफ जीनोबायोटिक्स के लिए। जीनोबायोटिक्स क्या होते हैं, सिंथेटिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, अलग अलग कोई भी कंपाउंड्स हो सकते हैं विच आर नॉट फाउंड इन नेचर, मतलब आर्टिफिशियल मेड जो भी हम चीज़ें लेते हैं वो। तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है हेपेटिक सेल्स में, वो मेजर साइट होता है रिमूवल ऑफ जीनोबायोटिक्स के लिए। उसके बाद इट इज़ कैटलाइज्ड बाय माइक्रोजोमल P450 कंटेनिंग सिस्टम। ये आपसे पूछा जा सकता है कि डिटॉक्सिफिकेशन में कौन सा इन्वॉल्व होता है, देन इट इज माइक्रोजोमल P450 कंटेनिंग सिस्टम। जो एंजाइम है इसमें क्या है, P450 कंटेनिंग एंजाइम। ठीक है, ये साइटोक्रोम है एक, याद रखना, दिस इज अ साइटोक्रोम। इसके बाद साइटोक्रोम P450 की बात करें तो P450 जो है इट इज़ अ हीम प्रोटीन दैट अकर्स इन नियरली ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, दिस नेम वाज गिवन, नेम क्यों है, बिकॉज रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ साइटोक्रोम P450 बाइंड कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेटिंग अ कॉम्प्लेक्स दैट एब्जॉर्ब लाइट स्ट्रांगली एट 450 नैनोमीटर, इसलिए ऐसा बोला गया इसको। ठीक है, P450 मतलब यहाँ पे लाइट अब्जॉर्ब करता है जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड करता है। उसके बाद है ये होते क्या हैं, तो ये मोनोऑक्सीजनेसेस होते हैं। मोनोऑक्सीजनेसेस मतलब मिक्स्ड फंक्शन ऑक्सीडेसेस होते हैं और कैटालाइज करते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ सिंगल एटम ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। ये किसी भी चीज़ में ऑक्सीजन ऐड कराते हैं, ठीक है, इनटू सबस्ट्रेट विद रिडक्शन ऑफ अदर एटम टू वाटर। ठीक है, तो याद रखना, जैसे कई बार कोई अलग अलग जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन में साइटोक्रोम हेल्प करता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे एनारोबिक कंडीशन चाहिए, तो जब ये आपका ऑक्सीजन रिलीज होता है ना, तो किसी भी कंडीशन में, तो ये साइटोक्रोम P450 क्या करते हैं, उसके ऑक्सीजन को वाटर में कन्वर्ट करवा देते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें रिवर्स ट्रांसलोकेशन की, तो पहले क्या हो रहा था, साइटोसोल से ER में जाएगी प्रोटीन, क्योंकि उसको अच्छे से फोल्ड होना है, साइटोसोल में नहीं हो सकती। साइटोसोल में क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि साइटोसोल के अंदर रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट है। तो जब रिवर्स ट्रांसलोकेशन तब होगी जब ER वापस साइटोसोल में भेज देगा। ठीक है, इट अकर्स बाय अ रिवर्सल ऑफ यूजुअल प्रोसेस ऑफ इम्पोर्ट। इसके बाद अगर हम बात करें तो इस प्रोसेस में क्या होता है, मिसफोल्डेड सॉल्युबल प्रोटीन्स जो ट्रांसलोकेट होते हैं, जब ये पहुंचते हैं वहाँ पे, तो जो ओलिगोसेकेराइड ऐड होता है एनलिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन में, वो डीग्लाइकोसाइलेशन होती है, मतलब ओलिगोसेकेराइड रिमूव होता है। इट इज़ कैटलाइज्ड बाय एन एंजाइम N ग्लाइकेनेज। ठीक है, इट इज़ कैटलाइज्ड बाय एन एंजाइम विच इज़ N ग्लाइकेनेज। डीग्लाइकोसाइलेटेड पॉलीपेप्टाइड क्या होगा, इसको हम प्रोटियोसोम के अंदर भेजेंगे और ये क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा। प्रोटियोसोम क्या होता है, जहाँ पे प्रोटीन्स आपके डिग्रेड होते हैं। ठीक है,
इसके बाद ट्रांसमेम्ब्रेन इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं विच इज़ नॉट सो वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। अभी आपको जो मैं बता रहा हूँ मेन आप उसी पे फोकस करना क्योंकि अभी टाइम कम है, ठीक है। इसके बाद है गोल्जाई, ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। It was discovered by Camillo Golgi in 1897. It is single membrane bound organelle and part of endomembranous system. इसके अंदर भी सिस्टर्नी होता है, 5 to 8 flattened membrane bound sacs called cisternae, ठीक है। एक बात याद रखना, each stack of cisternae is called dictyosome, ठीक है। This dictyosome it is stacked in animals, animals में stacked होता है और dispersed होता है plants में। इट वेरीज इन नंबर, शेप एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद इसके अंदर इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। देयर इज़ डिफरेंट गोल्जाई नेटवर्क, बट इतना बेसिक भी आपसे कोई पूछेगा नहीं। देन अगर बात करें हम इसमें गोल्जाई कॉम्प्लेक्स प्रोमिनेंट कहाँ पे होता है, ये बात याद रखना। गोल्जाई का काम होता है जब मेनली उस जगह पे जहाँ पे सिक्रीशन होती है, ठीक है। जैसे गॉबलेट सेल्स क्या करते हैं, सिक्रेट करते हैं म्यूकस इनटू गट। तो जहाँ पे भी सिक्रीशन की बात आएगी वहाँ पे गोल्जाई की बात ज़रूर आएगी, ठीक है। फंक्शन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इट डिस्ट्रीब्यूट्स, इसको वो भी बोलते हैं सॉर्टिंग कॉम्प्लेक्स, सॉर्ट करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, मॉडिफाई प्रोटीन्स एंड लिपिड्स बिल्ट इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रोटीन्स जो होते हैं लिपिड और जो लिपिड्स हैं, जैसे RER में बनते हैं प्रोटीन्स और लिपिड्स बनते हैं SER, तो ये बर्ड ऑफ करते हैं इन टाइनी बबल लाइक वेसिकल्स जो मूव करते हैं थ्रू साइटोप्लाज्म अंटिल दे रीच गोल्जाई, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें इसमें अगर आप बात करो ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन की, कई बार इतना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि वेयर डज ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन टेक्स प्लेस। इट टेक्स प्लेस इन गोल्जाई एंड N लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन टेक्स प्लेस इन योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ होती है, लेकिन कई बार ये पूछ लेते हैं। तो ये कहाँ पे होती है, इट अकर्स एट O टर्मिनल ऑफ हाइड्रोक्सीलेटेड अमीनो एसिड। हाइड्रोक्सीलेटेड अमीनो एसिड मतलब जिसको हाइड्रोक्साइल ग्रुप लगा है अमीनो एसिड के साथ, उसके O टर्मिनल के ऊपर आपका क्या अटैच होगा, ग्लाइकोसाइलेशन मतलब शुगर ग्रुप, ठीक है, ओलिगोसेकेराइड अटैच होएगा। इसके बाद आपका एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ से निकल के आती है, देयर इज सेरामाइड विच इज सिंथेसाइज्ड इन ER, ठीक है। ये आपसे पूछा जाता है, आई थिंक कुछ तो ऐसा पूछा था लास्ट ईयर। सेरामाइड इट इज सिंथेसाइज्ड इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इज कन्वर्टेड टू स्फिंगोमाइलिन, ठीक है। तो स्फिंगोमाइलिन में जो कन्वर्जन होता है ऑफ सेरामाइड, इट अकर्स इन द गोल्जाई कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसके बाद है एक्रोसोम डेवलपमेंट इन स्पर्म, इट अकर्स फ्रॉम बेसिकली आपका थोड़ा मोर टुवर्ड्स ज़ूलॉजी पार्ट है, तो आई विल स्किप दिस फॉर नाउ। प्लांट सेल्स में अगर बात करें, टैक्सस साइट जहाँ पे कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स ऑफ सेल वॉल सिंथेसाइज होते हैं, मतलब हेमीसेल्यूलोज क्या होता है सेल वॉल में, हेमीसेल्यूलोज होता है, पेक्टिन होता है, और ये किस में हेल्प करते हैं, सेल प्लेट फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। इसके बाद अलग अलग मॉडल्स हैं ट्रांसपोर्ट के, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज दिस इज नॉट फॉर BSc लेवल। इसके बाद है वेसिकल फ्यूजन। वेसिकल फ्यूजन के लिए दो अलग अलग हाइपोथेसिस दिए गए थे, बट देयर वाज वन हाइपोथेसिस विच वाज मोस्ट कॉमन टू एक्सप्लेन वेसिकल फ्यूजन। इट इज स्नेयर हाइपोथेसिस, इट इज गिवन बाय रॉटमैन, ठीक है, रॉटमैन। स्नेयर इज आपका V स्नेयर्स होते हैं, T स्नेयर्स होते हैं, लेकिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यू कैन स्किप दिस, बट ये याद रख लेना एटलीस्ट बेयर मिनिमम की स्नेयर हाइपोथेसिस जो है वो जनरल मॉडल है जिससे वेसिकल्स का फ्यूजन को हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। और ये स्नेयर्स एक्चुअल में हैं क्या, दे आर आपका क्या है, स्पेसिफिक पेयर्स ऑफ प्रोटीन्स के बीच में जो इंटरेक्शंस हैं, ठीक है, वो ये आपका वेसिकल फ्यूजन है। ये टारगेट के साथ वेसिकल फ्यूजन कैसे होगा, इट इज़ मीडिएटेड बाय इंटरेक्शन बिटवीन स्पेसिफिक पेयर्स ऑफ प्रोटीन्स जिनको स्नेयर्स बोला जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें V स्नेयर, T स्नेयर, वो इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। V स्नेयर जो होता है आपका जनरली प्रेजेंट ऑन साइनेप्टिक वेसिकल्स, ठीक है, तो इसलिए भी मैं इसको अभी आपको नहीं बता रहा बिकॉज ये आपके लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है एट लास्ट मोमेंट। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो हम बात करते हैं लाइजोसोम की, ठीक है। आपका लाइजोसोम जो है इट वाज डिस्कवर्ड बाय डी डूवे, ठीक है, डी डूवे। इसका साइज होता है 0.2 to 0.5 माइक्रोमीटर,
और जो आपका लाइसोसोम है इसका पीएच भी होता है 5। अब क्यों होता है 5? बिकॉज इट इज़ फिल्ड विद हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ठीक है, इसके अंदर आपका जो है वो सारे जो है वो एसिड हाइड्रोलिसिस लाइसिस होते हैं, तो इसकी वजह से इसका पीएच भी क्या होता है? एसिडिक होता है। इन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स की वजह से इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है मैक्रोमोलिक्यूल्स का। अ वी टाइप एच पॉजिटिव एटीपीएस इन लाइसोसोमल मेम्ब्रेन। ये वी टाइप एटीपीएस, अगर आप पिछला वीडियो देखोगे तो आपको ये वी टाइप क्या है, ये एटीपीएस क्या है, ये थोड़ा समझ आएगा। ठीक है, तो वी टाइप एटीपीएस, वी टाइप एच पॉजिटिव एटीपीएस लाइसोसोमल मेम्ब्रेन में क्या करती है? एटीपी हाइड्रोलिसिस को एनर्जी को यूज़ करती है। एटीपी हाइड्रोलाइज होगा तो एनर्जी मिलेगी, तो पंप करेगा एच पॉजिटिव को इनटू लाइसोसोम, जिसकी वजह से उसका एसिडिक पीएच मेंटेन रहता है। तो आपसे पूछा जा सकता है क्या क्वेश्चन, हाउ द पीएच ऑफ लाइसोसोम इज मेंटेन्ड इन एसिडिक। कैसे? बाय वी टाइप एच पॉजिटिव एटीपीएस, जो एटीपी को हाइड्रोलाइज करता है, एच पॉजिटिव को पंप करता है अंदर। ठीक है, एटीपी को क्या करता है? तोड़ता है। एटीपी को तोड़ दिया, एच पॉजिटिव को अंदर भेज दिया, वी टाइप का क्या किया? वी टाइप एच पॉजिटिव एटीपीएस ने। ठीक है, और लाइसोसोम्स जो है वो डिराइव होते हैं फ्रॉम एंडोसोम्स, ये अभी इसको भूल जाओ। एंड देन प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम्स में मटेरियल्स नहीं होते इंट्रासेलुलर डाइजेशन के, सेकेंडरी में होते हैं। ठीक है, दो टाइप के प्रोसेसेस होते हैं। ऑटोफैगी, इट इज डिग्रेडेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स विद इन लाइसोसोम। हिट्रोफैगी क्या होती है? जिसमें सब्सटेंस जो है एक सेल के अंदर ली जाती है फ्रॉम आउटसाइड एंड ब्रोकन डाउन बाय लाइसोसोम। इसमें वो साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स को करता है। ऑटो मतलब अपने आप के कंपोनेंट्स को, हिट्रो मतलब बाहर की किसी चीज़ को। ठीक है, इसके अंदर दो डिफरेंट पाथवेज हैं। फैगोसाइटोसिस, इट इज अकर्स बाय फॉर्मेशन ऑफ स्यूडोपोडिया। कुछ ऑर्गेनिजम्स में सिंगल मेम्ब्रेन फैगोसोम बनता है, फ्यूज करता है लाइसोसोम के साथ, क्या बनता है? फैगोलाइसोसोम बनता है। ठीक है, उसके बाद लार्ज पार्टिकल्स को एनगल्फ करता है और फैगोसाइटिक सेल्स किल करते हैं। जैसे फैगोसाइटिक सेल्स क्या हैं? मैक्रोफेजेस होते हैं, जैसे ह्यूमंस में न्यूट्रोफिल्स। इसके बाद पाइनोसाइटोसिस। पाइनोसाइटोसिस मैंने बोला था स्किप करना है, बट पीछे इसमें दोबारा आ गया। तो इट इज इंजेक्शन ऑफ फ्लूइड मटेरियल इनटू सेल बाय स्मॉल वेसिकल्स बाय इन्वेजिनेशंस, या कॉन्टिन्यूसली अकरिंग होते हैं। अपटेक ऑफ एंजाइम्स और हार्मोन्स क्या होता है? इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ पाइनोसाइटोसिस। ठीक है, कहाँ से? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से। ठीक है, किसी ऑर्गेनल के अंदर या जो भी ऑर्गन के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जिसको भी जो हार्मोन एंजाइम चाहिए उस हिसाब से वहाँ से मिल जाएगा। इसके बाद है हमारा मेलानोसाइट्स जो होते हैं। दिस इज़ मोर फॉर योर लाइफ साइंसेज रादर देन बॉटनी, बट मेलानोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं मेलेनिन इन लाइसोसोम्स और प्रोड्यूस करते हैं और स्टोर करते हैं। एंड इन पिगमेंट्स में क्या होता है? मेलानोसोम्स होते हैं जो अपना पिगमेंट रिलीज करते हैं इन एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस ऑफ एपिडर्मिस बाय एक्सोसाइटोसिस। इसके बाद आता है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स लार्ज फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स होते हैं, दे आर कॉल्ड वैक्यूल्स। ठीक है, सराउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। वैक्यूलर मेम्ब्रेन है टोनोप्लास्ट। इट ल्यूमेन, इसका एसिडिक पीएच होता है। ठीक है, इसका काम क्या है? वैक्यूल और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में एक फ़र्क होता है। मतलब कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल वो होता है जो ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। इट पंप्स एक्सेस वाटर ऑफ सेल आउट ऑफ द सेल। ठीक है, इट वॉज प्रीवियसली नोन एज पल्सेटाइल और पल्सेटिंग वैक्यूल। इट इज़ फाउंड प्रीडोमिनेंटली इन प्रोटिस्ट्स एंड इन यूनिसेलुलर एल्गील, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास। उसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया वॉज डिस्कवर्ड बाय कॉलिकर। ठीक है, एंड टर्म माइटोकॉन्ड्रिया वॉज कॉइंड बाय सी बेंडा, एंड दिस आई थिंक अगेन इज एन एनसीईआरटी लाइन, आई एम नॉट वेरी श्योर, पर शायद हाँ। ठीक है, साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब यहाँ पे आपका जो क्रेब्स साइकिल है वो होती है, तो अलग अलग प्रोसेसेस होती हैं, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ईटीसी यहाँ पे होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो कौन सी प्रोसेस कहाँ होती है, दिस यू शुड ऑल्सो नो। पावर हाउस ऑफ सेल, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एवरीवन नोज। मेम्ब्रेन बाउंड मोबाइल एज वेल एज प्लास्टिक ऑर्गेनल। व्हाट इज अ प्लास्टिक ऑर्गेनल मीन? मतलब कि इट कैन एक्चुअली चेंज इट्स शेप। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट इट कैन मॉडिफाई इट्स शेप। ठीक है, तो प्लास्टिक मतलब जो अपनी फॉर्म चेंज कर पाए। ठीक है,
इसमें अलग अलग मैंने क्रिस्टे बताया था, तो ये इंटरनल फोल्ड्स होते हैं, दे ग्रेटली इंक्रीज इनर मेम्ब्रेन सरफेस एरिया, क्योंकि अलग अलग प्रोसेसेस भी होते हैं इनर मेम्ब्रेन पे. इनर मेम्ब्रेन इज वेरी इम्पर्मिएबल टू मेनी सॉल्यूट्स ड्यू टू वेरी हाई कॉन्टेंट ऑफ अ फॉस्फोलिपिड कॉल्ड कार्डियोलिपिन. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, कार्डियोलिपिन, ये मुझसे पूरा ही क्रॉस हो गया, बट कार्डियोलिपिन. इनर मेम्ब्रेन जो है वो इम्पर्मिएबल होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस और कार्डियोलिपिन. याद रखना ये बात, मुझे लगता है अगर इफ़ नॉट इन बॉटनी दिस कैन बी आस्क्ड इन योर लाइफ साइंसेज एग्जाम, एंड तो अगर आप पढ़ोगे तो आपके लिए थोड़ा फ़ायदा ही होगा. Next is your different kinds of sizes of mitochondrial DNA in different organisms. This is not so important. Plant में एक आप mustard का याद कर सकते हो, बॉटनी वाले 367 kb है, ठीक है, और yeast का 75 kb है mitochondrial DNA का साइज. इसके बाद है काइनेटोप्लास्ट डीएनए. ये बस याद रख लेना कहाँ पे आता है. काइनेटोप्लास्ट डीएनए हैज़ बीन फाउंड इन ट्राइपेनोसोमा क्रूइजी. ठीक है, बाकी आपको इसमें ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन स्किप रेस्ट ऑफ द पार्ट. सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल है बिकॉज क्योंकि सेमी ऑटोनोमस का मतलब होता है अपना जेनेटिक मटेरियल है और ये बाइनरी फ्यूजन से मल्टीप्लाई कर सकता है लाइक बैक्टीरिया. ठीक है, द सिमिलैरिटीज विद प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर स्पेशली विद जेनेटिक सिस्टम सजेस्ट करता है माइटोकॉन्ड्रिया इवॉल्व्ड फ्रॉम अ बैक्टीरिया. According to endosymbiotic theory, which was given by Lynn Margulis, mitochondria are supposed to have evolved in eukaryotes from purple photosynthetic bacteria. माइटोकॉन्ड्रिया को इस एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए डिफरेंट एविडेंसेस दिए गए. माइटोकॉन्ड्रिया जो है सेल्फ रेप्लिकेटिंग बॉडी है लाइक बैक्टीरिया और डिवाइड करती है ना मैनर रिजेंबलिंग बाइनरी फ्यूजन विच अक्कर्स इन बैक्टीरिया. राइट, माइटोकॉन्ड्रिया सराउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन्स एंड इनर मोस्ट मेम्ब्रेन जो है इसकी काफ़ी सिमिलर है इन कॉम्पोजिशन टू बैक्टीरिया. इनर मोस्ट के अंदर क्या था, कार्डियोलिपिन था ना, जिसकी वजह से वो इम्परमेबल थी, एंड इट हैज़ ऑल्सो बिन रिपोर्टेड फ्रॉम योर बैक्टीरिया. कुछ चीज़ें मैंने लिखी नहीं है बट आप ऐसे जो मैं बोल रहा हूँ वो भी याद रख लेना. माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू बैक्टीरियल डीएनए. Mitochondrial DNA is approximately the same size as bacteria. Protein synthesis is not actually the same size as bacteria but more closer to bacteria rather than eukaryotes. ठीक है, it is 55s, it is bacteria 70s, but your eukaryotes are 80s. Protein synthesis in mitochondria is inhibited by a variety of antibiotics. Protein synthesis mitochondria में जिन antibiotics inhibit होती है ना, similar वही antibiotics have also inhibited protein synthesis in your bacterial ribosomes. ठीक है, तो ये भी एक important feature है. Mitochondria are inherited cytoplasmically. Mitochondrial inheritance जो है most eukaryotes में nearly uniparental होती है, मतलब maternal inheritance होती है. ठीक है, मतलब जो मदर का माइटोकॉन्ड्रिया है वही ज़्यादातर पास ऑन होता है, उसी के ट्रेट्स पास होते हैं रादर देन बोथ पेरेंट्स. कुछ चीज़ों में ऐसा होता है, जैसे क्लोरोप्लास्ट इनहेरिटेंस, इट इज़ ऑल्सो यूनिपेरेंटल. माइटोकॉन्ड्रिया ये भी यूनिपेरेंटल होती है, जैसे मैटरनल इनहेरिटेंस. ठीक है, इसके बाद है हाइड्रोजिनोसोम्स और माइटोसोम्स. ये क्या होते हैं, दे लैक माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड ऑर्गेनल्स हैं बट दे लैक माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए. ठीक है, उसके बाद है आपका MPP. This is not important. Then use your plastids. Plastid are double membrane bound semi-autonomous organelles present in all living plant cells. Photosynthetic protist. Plastid जो है वो प्रोप्लास्टिड से डिफरेंट होते हैं. प्रोप्लास्टिड आर इनहेरिटेड विद साइटोप्लाज्म ऑफ प्लांट एक्स सेल. अब इसमें मेन क्या है, प्रोप्लास्टिड आपके 3 टाइप के में डेवलप होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर. क्लोरोप्लास्ट आपका कहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होती है ना, लाइट रिएक्शन हो गया आपका, डार्क रिएक्शंस हो गया, ये सब आपका कहाँ पे होता है. जैसे स्ट्रोमा है तो इसके अंदर डार्क रिएक्शन होती है, एंड ग्रैनम है लाइट रिएक्शन होती है. फिर तो याद रखना. उसके बाद ल्यूकोप्लास्ट इज योर कलरलेस. ठीक है, इट एक्ट एज स्टोरेज ऑर्गेनल्स. अब ल्यूकोप्लास्ट में अलग अलग टाइप के 3 स्टोरेज होते हैं, दैट इज एमी, इला
एलियो, एलियो एम ई से याद रखना है, एमाइलो से एमोइलॉइड की बात करते हैं तो स्टार्च की बात करते हैं, तो स्टार्च को स्टोर करता है। इलाइयो स्टोर्स फैट्स, एल्यू अब क्या बचा, प्रोटीन्स बच गए तो इट इज़ प्रोटीन स्टोरेज। उसके बाद है क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट इज योर पिगमेंट सिंथेसिस एंड स्टोरेज के लिए। क्रोमो इज बेसिकली योर फॉर योर कलर विच इज रिच इन कैरोटेनॉइड्स एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर येलो, ऑरेंज और रेड कलर। येलो के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है वैसे आपको पता है, ज़ेंथोफिल्स, याद रखना ज़ेंथोफिल्स, पढ़ा होगा आप लोगों ने। और इनके लिए कैरोटेनॉइड्स, कैरोटीन्स, ठीक है, रेड कलर के लिए। कैरोटेनॉइड्स के अंदर दो टाइप होते हैं, ज़ेंथोफिल्स एंड कैरोटीन्स। कैरोटीन्स करते हैं रेड कलर, ज़ेंथोफिल्स करते हैं येलो कलर, ठीक है। इसके बाद है डार्क ग्रोन प्लांट्स में प्रोप्लास्टिड जो है वो इटियोप्लास्ट में डेवलप कर जाता है, एंड अगर लाइट का एक्सपोज कर दे तो इट चेंजेस टू क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, बाय कन्वर्टिंग प्रोटोक्लोरोफिल टू क्लोरोफिल। उसके बाद आ जाता है पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम इट इज डिस्कवर्ड बाय क्रिश्चियन डिडोवे एंड it is given this name peroxisome. Why? Because it produces and consumes hydrogen peroxide. It is approx 0.5 to 1 micrometer in diameter. उसके बाद इसमें अगर हम बात करें क्या होता है तो कैटालेस करके एक एंजाइम है, ये मार्कर एंजाइम है पेरोक्सिसोम्स की। हर एक ऑर्गेनल की एक मार्कर एंजाइम होती है, तो आपको वो समझ आ जाएगा कि कौन सी किसकी है। तो यहाँ पे आपका पेरोक्सिसोम है, इसकी होती है कैटालेस। इट कन्वर्ट्स H2O2 विच इज़ योर हाइड्रोजन पेरोक्साइड इनटू ऑक्सीजन। तो अगर आप इसका एक्सपेरिमेंट भी करते हो तो आपको ऑक्सीजन बबल्स देखने मिलते हैं, ठीक है। H2O2 कैन बी रिमूव्ड बाय पेरोक्सिडेजेस एंड कैटालिसिस। उसके बाद बीटा ऑक्सीडेशन, पेरोक्सिसोम एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है बीटा ऑक्सीडेशन। अब पूरा बीटा ऑक्सीडेशन क्या होता है वो तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, बट ये कहाँ पे होता है, मैमल्स इन इट अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, एंड इन प्लांट्स इट एक्सक्लूसिवली अकर्स इन पेरोक्सिसोम, ठीक है। इसके दो इंपॉर्टेंट रोल होते हैं, इसमें फोटो रेस्पिरेशन होती है और ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल भी आपकी जो है वो, ठीक है, ये आप देखोगे यहाँ पे आपकी ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल जो है वो एनिमल सेल्स में नहीं होती, एनिमल सेल्स में नहीं होती है। अब इसका भी एक रीजन है, ठीक है, अभी आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल जो है वो सिर्फ प्लांट्स में होती है क्योंकि एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पेरोक्सिसोम नहीं है। इसके बाद है आपका ग्लाइऑक्सिसोम, ठीक है। ग्लाइऑक्सिसोम जो है वो सॉरी मैंने क्या बोला अभी, आई थिंक मैंने बोल दिया आपको कि ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल बिकॉज पेरोक्सिसोम नहीं होता। मुझे बोलना था इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन ग्लाइऑक्सिसोम इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल्स, ठीक है। ग्लाइऑक्सिसोम्स आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स बट नॉट एनिमल सेल्स। उसके बाद अगर हम बात करें ग्लाइऑक्सिसोम में आपकी ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल होती है। ग्लाइऑक्सिसोम्स होते क्या हैं? ग्लाइऑक्सिसोम्स होते हैं आपके स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ पेरोक्सिसोम्स, ठीक है। इसके अंदर आपका अगर आप बात करोगे जब आपके जर्मिनेट करते हैं सीड्स तो इनके अंदर एंजाइम्स होते हैं ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल की, ठीक है। तो उनको ना जर्मिनेट करते टाइम क्या है, अगर न्यूट्रिशन के लिए ना कन्वर्ट करना पड़ता है, न्यूट्रिशन चाहिए तो एनिमल सेल्स में तो नहीं होती है, एंड एनिमल्स आर देयरफॉर अनेबल टू कन्वर्ट द फैटी एसिड्स एंड फैट्स इनटू कार्बोहाइड्रेट। इस साइकिल में बेसिकली फैट्स किस में कन्वर्ट होते हैं? कार्बोहाइड्रेट में। लेकिन ऐसा फैट्स को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करने की ज़रूरत किसको पड़ती है? जर्मिनेटिंग सीड को, इसलिए उनमें प्रेजेंट होता है, जैसे कैस्टर, सोयाबीन, ठीक है। इसमें थोड़ा आपको कंफ्यूज ना कर दिया आई होप मैंने। लेकिन ग्लाइऑक्सिसोम आपका पेरोक्सिसोम का एक टाइप है। पेरोक्सिसोम इज प्रेजेंट इन बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है। लेकिन ग्लाइऑक्सिसोम इज अ स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ पेरोक्सिसोम विच इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स, जो सीड जर्मिनेशन में हेल्प कराते हैं बिकॉज दे कन्वर्ट स्टोर्ड लिपिड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। बस ये है इसका मेन फीचर, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर जो प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं वो होती हैं पेरोक्सिन्स। दो सीक्वेंसेस होते हैं PTS1 एंड PTS2 फॉर पेरोक्सिसोमल टारगेटिंग। इसके अंदर आपका नेक्स्ट आ जाता है import process, this is not so important। उसके बाद न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस was first described by F. Fontana, ठीक है।
इट इज़ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड डायनेमिक बॉडी। ये जो डिसअपियर होता है लेट प्रोफेज में, जब आप सेल साइकिल पढ़ते हो तो उसमें जो डिसअपियरेंस और अपीयरेंस की बात करते हैं हम, क्रोमेटिन वगैरह की, अलग अलग चीज़ों की, तो वो जो आपका नॉन मेम्ब्रेन बाउंड बॉडी है जो डिसअपियर होता है लेट प्रोफेज में, दैट इज़ योर न्यूक्लियोलस। एंड रीअपियर होता है टीलोफेज स्टेज में, वो भी आपका क्या है, यही है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस इज प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजन ऑफ क्रोमोसोम विच इज टर्म्ड एज न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग क्रोमोसोम। ऑल यूकैरियोटिक सेल्स में एटलीस्ट ऐसा एक क्रोमोसोम तो होता ही है। उसके बाद साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ऑफ आरएनए, आरएनए की ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पे होती है और असेंबली कहाँ होती है राइबोसोम की, न्यूक्लियोलस में ही होती है, याद रखना ये चीज़, ठीक है। इसके बाद है न्यूक्लियोपोरिन्स, दे आर प्रोटीन्स दैट मेक अप द न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। इसके बाद है आपका न्यूक्लियर मैट्रिक्स, दिस इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट। एंड उसके बाद आपका आ जाता है ट्रांसपोर्ट, यस। ये अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ट्रांसपोर्ट की भी इतनी अभी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको यहाँ से एक चीज़ हाँ ये याद रखना है कि दो टाइप के सिग्नल्स होते हैं, न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल और न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल। न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल जो है वो डायरेक्ट करता है प्रोटीन्स को फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोसोल, ठीक है, डायरेक्ट न्यूक्लियर प्रोटीन्स फ्रॉम साइटोसोल टू न्यूक्लियस। न्यूक्लियर एक्सपोर्ट मतलब बाहर भेजेगा, तो न्यूक्लियस से साइटोसोल के पास जाएगा। और लोकलाइजेशन, लोकल से आपका मतलब होना चाहिए कि न्यूक्लियर का लोकल है, मतलब न्यूक्लियर के पास आएगा तो डायरेक्ट न्यूक्लियर प्रोटीन्स फ्रॉम साइटोसोल टू न्यूक्लियस। एनएलएस, न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल, वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन वायरल प्रोटीन कॉल्ड टी एंटीजन विच इज एनकोडेड बाय SV40 वायरस which is needed for your viral DNA replication in host cell nucleus, ठीक है। NES is a short leucine rich sequence, एक्सपोर्टिन है आपकी NES के साथ बाइंड करती है, और ये आपका प्रोटीन सिग्नलिंग या सेल सिग्नलिंग वगैरह में आप अच्छे से पढ़ते हो, तो आई एम नॉट गोइंग टू फोकस ऑन दिस। इसके बाद आपके एक इम्पॉर्टेंट प्रोटीन है रैन। इट प्लेज क्रिटिकल रोल इन इंटरैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स विद न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्सेस एंड इन इट्स ट्रांसलोकेशन थ्रू न्यूक्लियर पोर। अगर आप रैन जीडीपी की बात करोगे तो रैन जीडीपी जो है, रैन जो है वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जीडीपी और जीटीपी, ठीक है। जीडीपी जो है वो साइटोसोल के अंदर है एंड जीटीपी इज इन योर न्यूक्लियस। तो अगर आप लोकेलाइजेशन की बात करोगे तो जीडीपी इज इन साइटोसोल एंड जीटीपी न्यूक्लियस। तो ये दो तरीके की प्रोटीन्स की वजह से होता है, रैन गैप एंड रैन जीईएफ, ठीक है। तो रैन गैप जो है इट इज़ जीटीपीएस एक्टिवेटिंग प्रोटीन। जीटीपीएस एक्टिवेटिंग प्रोटीन कहाँ पे होगी गैप वाली, इट इज़ लोकेटेड इन साइटोसोल एंड जीईएफ विच इज़ ग्वाइनिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर, इट इज़ लोकेटेड इन योर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या है आपका, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर रैन जीईएफ स्टिमुलेट करती है रिप्लेसमेंट ऑफ जीडीपी बाय जीटीपी। ये क्या कराती है जीईएफ, ये रिप्लेस करवा रही है जीडीपी को जीटीपी से, तो ये रैन जीडीपी को जीटीपी में कन्वर्ट कर रही है। साइटोसोल के अंदर क्या है, रैन गैप जो है वो जीटीपी को हाइड्रोलाइज कर रहा है जीडीपी के अंदर। तो बेसिकली इनका उल्टा काम है, जो अंदर वो रिप्लेस कर रहा है और ये जीटीपी से अंदर क्या हो रहा है, जीटीपी इज गेटिंग रिप्लेस्ड बाय जीटीपी, और बाहर क्या हो रहा है साइटोसोल के अंदर, वहाँ पे जीटीपी जो है वो जीडीपी में टूट रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप बात देखो न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन, इट इज़ रीजन ऑफ क्रोमोसोम अराउंड विच द न्यूक्लियोलस फॉर्म्स। ह्यूमन्स में 5 क्रोमोसोम्स होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन्स हैं, ठीक है, जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन से आप आइडेंटिफाई करते हो, ठीक है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शंस, ठीक है। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शंस जो है, एक बात याद रखना, नॉट ऑल सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शंस आर न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन्स, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद है प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शंस, कौन से होते हैं, सेंट्रोमियर, ठीक है, ये आगे आपको समझ आ जाएगा। डिफरेंट बिटवीन दीज टू कॉन्स्ट्रिक्शंस कैन बी नोटिस ड्यूरिंग एनाफेज, इस क्रोमोसोम्स कहाँ से बेंड करते हैं। अगर आपको बोलें सेकेंडरी और प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शंस में क्या फ़र्क है, तो आपको कैसे पता चलेगा, बिकॉज योर क्रोमोसोम्स इन एनाफेज ओनली बेंड एट साइट ऑफ प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन।
सैटेलाइट इज ऑल्सो ट्रेबैंट। एरिया ऑफ ए क्रोमोसोम जो डिस्टल होता है न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजन से, उसको सैटेलाइट बोलते हैं। और क्रोमोसोम जिसमें सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होती है, इट इज़ यूजुअली विच इज़ एसोसिएटेड विद द न्यूक्लियोलस, इट इज़ कॉल्ड सैट क्रोमोसोम और सैटेलाइट क्रोमोसोम। इसके बाद आपका आता है क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम। क्रोमेटिन इज ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन दैट इज फाउंड इन न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, अगर आप G0 स्टेज की बात करो, एक क्रोमेटिन जो है वो एक सिंगल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है कॉइल्ड और कंडेंस्ड फॉर्म में। उसके अंदर क्रोमेटिन जो है वो लेस कंडेंस्ड और एक्सटेंडेड डीएनए है, व्हाइल क्रोमोसोम्स आर हाईली कंडेंस्ड। ठीक है, याद रखना है। यहाँ से लास्ट ईयर क्वेश्चन भी आया था कंडेंसेशन और एक्टिवेशन पे, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, क्रोमोसोम वो क्या है ये तो अभी आप यहाँ से मेन देखो। नॉन डिवाइडिंग सेल्स में, ठीक है, एज वेल एज इंटरफेज स्टेजेस ऑफ अ सेल, मोस्ट ऑफ क्रोमेटिन रिमेन रिलेटिवली डीकंडेंस्ड, लाइट स्टेनिंग। डीकंडेंस्ड क्या होगा? लाइटली स्टेन करेगा। ठीक है, क्योंकि डीकंडेंस्ड है। लेस कंडेंस्ड पोर्शन क्या होगा क्रोमेटिन का? उसको यू क्रोमेटिन बोलेंगे। यू क्रोमेटिन से मतलब है कि वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो डीकंडेंस्ड है, मतलब वो ज़्यादा मूवमेंट कर पाएगा अच्छे से, मतलब अपना काम कर पाएगा, ट्रांसक्रिप्शन हो पाएगा। लेकिन डार्कली स्टेन्ड मतलब जो बहुत ज़्यादा कंडेंस है। जब सोचो एक डार्क हाईली कंडेंस्ड है, मतलब एक साथ बहुत सारा है, तो डार्क स्टेन देगा ना। ठीक है, तो हाईली कंडेंस्ड होगा। इट इज़ कॉल्ड हेट्रोक्रोमैटिन। और ये जो है वो ट्रांसक्रिप्शनली साइलेंट होता है अपनी कंडेंस्ड स्टेट की वजह से। आज की वीडियो में आई गेस इतना ही, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ आपको लास्ट बता देता हूँ। सेंट्रोमियर constricted region of linear chromosomes। ठीक है, सेंट्रोमियर सर्व एज साइट्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स। सिस्टर क्रोमैटिड्स यहाँ पे अटैच्ड हैं, ये एक, ये दो, ये वाला दो। ठीक है, और टीलोमियर्स जो हैं वो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स हैं जो कैप करते हैं एंड्स ऑफ यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर्स। तो दीज आर योर टीलोमियर्स। ठीक है, और ये जो है वो मोस्ट आर रिपीटेटिव सीक्वेंसेस, और ये आपको बाद में आप देखोगे भी कि टीलोमियर्स कैसे टाइम के साथ कम होते हैं एंड ऑल। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है सिस एक्टिंग सीक्वेंस इन अ क्रोमोसोम एट विच रेप्लिकेशन इज इनिशिएटेड। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कोशिश करूँगा कि एग्ज़ाम से पहले आपका ये साइटोस्केलेटन और सेल साइकिल बता दूँ आपको मेन पॉइंट्स। दैट विल बी अ वेरी शॉर्ट वीडियो। ये आज का वीडियो थोड़ा और लंबा हो गया, बट इसी के साथ आपका सेल बायोलॉजी का मेजॉरिटी पोर्शन खत्म होता है, एक्सेप्ट योर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो आज की वीडियो में इतना ही। एंड दिस PDF यू कैन आस्क फ्रॉम मी ऑन टेलीग्राम और यू कैन सेंड अ मैसेज, तो मैं आपको भेज दूंगा। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स तो आप पूछ सकते हो। सो थैंक यू।